नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी में आज से एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। बूथ लेवल ऑफिसर आज से घर घर जानकारी जुटा रहे हैं। एसआईआर के बाद तैयार वोटर लिस्ट के आधार पर ही विधानसभा चुनाव 2027 में वोट डाले जाएंगे। यूपी समेत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके विरोध में विपक्ष सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी एसआईआर का विरोध करने वालों पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा रही है। एसआईआर के निशाने पर कौन है, विपक्ष क्यों बेचैन है, एसआईआर से विपक्ष को कैसा डर है, आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी समेत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची को और सटीक बनाने के लिए एसआईआर शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में हर वोटर की जानकारी को अपडेट किया जाएगा, ताकि आगामी चुनावों में कोई भी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। यूपी में मंगलवार से इसकी प्रक्रिया शुरू की गई। आधार है, पैन कार्ड है, खतौनी है, कैसे कट सकता है? वोट कट ही नहीं सकता किसी की वोटर लिस्ट है, पीछे वोट डाला है, अब भी वोट डालेगा वो। जांच हो रही होनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से होनी चाहिए। उसमें ऐसा ना हो बीएलओ आवे और कुछ का कुछ लिख के ले जा। जैसा कि कोई आदमी जिंदा है, उसको मरा हुआ लिख दिया, तो हम क्या करेंगे उसमें बताओ। हर बार जब चुनाव होता है तो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है। इसके बाद इसकी जरूरत नहीं थी। अगर हो गया है तो इसमें पारदर्शिता बनी रहे। जहां 2 मतदाता हैं उनका नाम काट के एक किया जाए। देखो, ये किसी एक पार्टी का कोई मतलब नहीं है। ये तो एक जनता के हित का मामला है और वोट बनाने का और बनने का अधिकार सबका है। वोट बनना चाहिए, जिसे लेकर सियासी हलचल भी तेज है। भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए आरोप लगना तय। और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। सकारात्मक पहले 2003 के बाद, ऐसा तो नहीं पहली बार हो रहा है, 2003 में आखिरी बार हुआ था, उसके बाद से अब हो रहा है। तो इससे लगता है मुझे कि चुनाव व्यवस्था में और मजबूती आएगी। मिला गई है, बौखला गई। जनता से जुड़े मुद्दे, जनता की सेवा का काम, ये कभी समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा भ्रमित करो और राजनीति करो, झूठ बोलो और राजनीति करो की नीति अपनाई है, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। चुनाव आयोग का साफ कहना है, फर्जी वोटरों की सफाई होकर रहेगी और किसी भी वैध मतदाता के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। तो पारदर्शिता बेहद जरूरी है और ये चुनाव आयोग सुनिश्चित भी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो 6 निर्देश हैं उसका भी पालन चुनाव आयोग कर रहा है। फिर भी विपक्ष को क्यों आपत्ति है, विपक्ष क्यों एसआईआर का विरोध कर रहा है, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्यनारायण सिंह से करना चाहता हूं मैं। सत्यनारायण जी, क्यों विपक्ष विरोध कर रहा है? ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। जो बाहरी लोग हैं, जो मृतक हैं, जिन्होंने पलायन कर लिया है, डुप्लीकेट जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, उनको मतदाता सूची से बाहर करने की प्रक्रिया एसआईआर है, फिर क्यों आपत्ति है विपक्ष को? पार्टियों को विरोध हो जाता है, वर्णांतर हो, उसको पीला नहीं भी रहेगा तो पीला दिखाई देगा, सफेद नहीं रहेगा सफेद दिखाई देगा, कभी पानी से डर लगेगा, कभी किसी चीज से और डर लगेगा। इसी तरह का एक रोग विपक्ष को हो गया। आप बताइए, आपने ही बताया अभी कि एसआईआर कई बार हो चुका है, 8 बार हो चुका है, 51 से लेकर 2004 तक 8 बार, 9वीं बार भी हो जाएगा। होगा क्या? एसआईआर की प्रक्रिया वो प्रक्रिया एक विधिक और वैधानिक प्रक्रिया है। जो लोग मतदाता सूची में जिनके नाम है, बार बार चुनाव आयोग भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, हम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेंगे वो वोट दे। लेकिन जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जो कहीं और चला गया है, उसका नाम कटना चाहिए। और जो 18 साल की आयु का हो गया है या जिसका नाम छूट गया है, उसका जुड़ना चाहिए। ये प्रक्रिया तो अच्छी प्रक्रिया है, इसमें होना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा कि भाई विपक्ष को हर बात पे डर लगेगा तो कैसे काम चलेगा? चुनाव आयोग कोई ऐसी संस्था तो है नहीं कि कहीं चौराहे पे बैठ के कोई भी निर्णय ले लिया। एक विधिक और न्यायिक संस्था ऐसी जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। अभी बिहार में इसी तरह का शोर मचाए लोग, 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा, जिसमें 48 लाख आज तक जुड़ ही नहीं पाए। क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपके पास है कुछ तो दे दीजिए। बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है कि कट जाएगा, लेकिन जो 1 महीने की प्रक्रिया होती है और कहा जाता है कि आप फला 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 प्रूफ दीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। अगर आप प्रूफ नहीं दे पाते तो निश्चित तौर पे नहीं होगा। चौथी बात मैं कहूंगा, भाई यही विपक्ष तो बार बार कहता था महाराष्ट्र चुनाव में, हरियाणा चुनाव में कि बोकस वोटिंग होती है। आप बताइए कि उसकी जांच कैसे होगी? इसी तरह से होगी ना। और हर समय उत्तरोत्तर कई चीजों में सुधार किया जाता है। पहले जब वोट डाले जाते थे तो 4 बॉक्स रख दिया जाता था, जितने कैंडिडेट होते थे जो जहां जाता था डाल लेता था, उसमें और सुधार हुआ। फिर आधार से जोड़ने का कार्य किया गया। फिर उसको जो वोट डालता है वो देखता है कि हम जो बटन दबा रहे हैं वहां जा रहा है कि। तो एक न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया में भरोसा न होकर विपक्ष को सिर्फ शोर मचाना है। तो मैं कह रहा हूँ शोर मचाने से तो देश की व्यवस्था न रुकेगी न चलेगी। जो न्यायिक व्यवस्था है, जो होना चाहिए और जो वाजिब है, फिर दोबारा कह रहा हूँ कुंदन जी, बहुत जिम्मेदार चैनल है, करोड़ों लाखों लोग दर्शक आपके माध्यम से इस चैनल को देखते हैं। जो वास्तविक वोटर है उसके नाम नहीं कटेंगे, और जिन किसी का भी नाम कट जाता है उसके पास जो है तमाम तरह के ऐसे आधार हैं जिससे नाम जुड़ सकते हैं। ठीक है सिंह साहब, उम्मीद है कि अभिषेक वाजपेयी को भी भरोसा होगा कि अब चुनाव आयोग भी कह रहा है और बीजेपी भी कह रही है कि वास्तविक वोटर हैं तो नाम नहीं कटेगा। अभिषेक वाजपेयी साहब, इस भरोसे में भरोसा क्यों नहीं है? अभिषेक वाजपेयी, आपको आवाज आ रही है क्या? चलिए, अंशु अवस्थी हमारे साथ मौजूद है। अंशु अवस्थी साहब, आखिरकार भरोसा क्यों नहीं है चुनाव आयोग पर? अंशु अवस्थी साहब, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है, चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी, स्वतंत्र है। उस पर किसी का भी वायलेशन नहीं हो सकता, कोई भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। लेकिन ये शुरुआत तब से हुई जब भारतीय जनता पार्टी, जो देश के लोगों का आक्रोश था, उसको दबाने की कोशिश कर रही थी। जो बेरोजगारी पर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे थे, तो कभी कोशिश की ईडी से, सीबीआई से। जब देख लिया कि किसी भी चीज से डरने वाले नहीं है, लोगों की जो आवाज है, क्योंकि जो समस्या है उसको आप कितनी देर तक दबा सकते हो? अगर बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, आप कुछ उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हो, तो कब तक दबेगी? नहीं दबेगी। तब भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडा अपनाया कि देश की जो चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसके सहारे चुनाव को बेईमानी से जीतो, वोट चोरी कर लो। अब चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियां हैं, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के तथ्यों को ही देश के सामने रखा। चुनाव आयोग उस पर बात करने के बजाय, उन तथ्यों पर जांच करने के बजाय, राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष है उन पर ही सवाल खड़ा करने लगा। जैसे चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, उसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक जो है संवैधानिक संस्था है। जी, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव आयोग ने उन्हीं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। चुनाव आयोग, एक समय यह था कि जब एक आम आदमी की शिकायत पर तत्काल डीएम, एसपी पर कार्रवाई होती थी, यहां तक कि डीजीपी, प्रदेश के डीजीपी तक हटाए गए। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि काउंटिंग में जो 10,000 से जीता, उसके बाद जो प्रशासन है उसको डर ही नहीं है चुनाव आयोग का। सर्टिफिकेट आप हारे वाले को दे रहे हो, रिकाउंटिंग में आप जिता दे रहे हो, तो पूरा सरकार के इशारे पर काम शुरू हो गए। देखिए, जो प्रशासनिक मशीनरी थी वो हमेशा काम आती थी चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आप लोग ऐसे सवाल उठाते हैं, तो फिर चुनाव कराएगा कौन? आपके मुताबिक चुनाव किसे कराना चाहिए? किस पर आप लोगों को विश्वास है? देखिए, चुनाव तो चुनाव आयोग को ही कराना है। जी, हम नियत की बात कर रहे हैं कि उनको उसी तरीके से ईमानदार नियत बनानी पड़ेगी जो कि संविधान में चुनाव आयोग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, 1950 से लेके अब तक जिस तरह चुनाव आयोग व्यवस्था चली है, अब मोदी सरकार अगर चुनाव आयोग पर दबाव बनाएगी और उस दबाव में आके वो वोट काटेगा। बिहार में 23 लाख महिलाओं के वोट काटे गए। बिहार में आपने लगभग 63 लाख नहीं तो उन्हें तो जुड़वा सकते थे बिना, बहुत सारे वोटर तो जुड़े वापस में। हमने क्या कहा? और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसका पालन तो अक्षरशः चुनाव आयोग भी कर रहा है ना। हम तो ये, अच्छा ये बताइए,
चुनाव आयोग को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। यदि विपक्ष की बात को माना होता, ठीक है, एसआईआर के विषय पे लगातार हम सवाल खड़ा कर रहे थे, बात मानी होती, तो चुनाव आयोग को क्यों फटकार लगती माननीय उच्चतम न्यायालय से? चलिए सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं अंशु अवस्थी साहब मैं लौटता हूं, उसके बाद अभिषेक बाजपेयी के पास जाऊंगा मैं। सिंह साहब जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। सिंह साहब देखिए अंशु जी, एक लड़के नहीं होते हैं जिनको इंजेक्शन लगता ही नहीं, उसके पहले ही चिल्लाने लगते हैं। चार बातें आज तक कुंदन जी बताइए, चोरी कौन किया? 4 बार चोरी चुनाव आयोग के द्वारा किया गया और चारों बार की चोरी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। पहली चोरी जवाहरलाल नेहरू जी कर दिए 14 बनाम 1, जिसके पक्ष में 1 वोट मिला था वो देश का प्रधानमंत्री हो गया और 14 वाला हार गया। दूसरी चोरी स्वर्गीय इंदिरा गांधी घोषित चोर, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घोषित कर दिया कि चोरी करके चोरी पकड़ी गई, बाकी में सीनाजोरी करके देश में इमरजेंसी लगा दी। तीसरी चोरी स्वर्गीय राजीव गांधी किए थे। भाई इटली से किसी व्यक्ति को ले आए, भारत की नागरिकता अभी नहीं मिली थी, तब तक वोटर लिस्ट में नाम आ गया था। और चौथी चोरी स्वयं जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि हरियाणा और आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बोकस वोटिंग है और बाद में कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ, आपने चुनाव संस्था पे कहा होता है जो जैसा रहता है उसको ऐसा लगता है। बहुत सारे ऐसे चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद, चलिए मैं दोनों के पास लौटता हूं। अभिषेक बाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक बाजपेयी साहब, आखिरकार इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है चुनाव आयोग के लिए? धन्यवाद आपका। देखिए, ट्रस्ट तो बनाने से बनाया जाता है ना, आखिर ट्रस्ट खोया कैसे? चुनाव आयोग को तो यह समझना चाहिए। पहले का चुनाव आयोग था जो ये मानता था कि जनता या विपक्ष में से किसी एक व्यक्ति ने भी चुनाव आयोग पर सवाल अगर उठा दिया तो वो जांच बैठा देता था, ताकि वह जनता को, विपक्ष को और सभी को एक साथ उनको सहमत कर सके, सहमति के मंच पे ला सके और अपने ऊपर लगे हुए लांछन को धो सके। एक बात, जैसा कि अभी हमारे भाई लाल, हरा, नीला, पीला कर रहे थे और चोरी की बातें कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब ने देखा कि आप कितने बड़े चोर हैं। हमने पंजाब में भी देखा कि कैसे जो वोट पड़ा था और वोटों की चोरी कैसे कराई जा रही थी, हमने देखा। हमने यह भी देखा कि कैसे चुनाव में एक ही व्यक्ति 5-5, 6-6 वोट वीडियो वायरल होने के बाद आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। हम सब ने देखा कि कैसे आप एक तरफ एसआईआर पे बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं को ला करके या किसी अन्य वर्ग को ला करके बाहर से बसाने की बात करते हैं। आखिर आप बताना क्या चाहते हैं? आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? एक तरफ आप घुसपैठियों की बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट कुछ ना कुछ बनेगा ना। गड़बड़, हिंदुओं को भारत में हिंदुओं की बात करना गड़बड़ है। आज हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने, आपने सुना नहीं, मुझे लगता है। अरे भाई आपने सुना ही नहीं, यही आपकी मानसिकता है। तो आप आपकी मानसिकता ही यही है। देखिए, अगर मुझे टर्न दिया तो मुझे बोलने दीजिए। मतलब भारत में हम और सिंह साहब आपने पॉइंट नोट कर लिया है, मैं आता हूं के पास। सिंह साहब पॉइंट आपने पकड़ लिया है, नस पकड़ लिया आपने, तो थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ कहिए। नहीं, अभिषेक जी, नस आपकी पकड़ी, वो कोई भी नस पकड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बचपन से लेकर के अभी तक हम ये जानते रहे हैं कि अनेकता में एकता भारत का मूल सिद्धांत है। यहाँ पे हिंदू भी एक है, यहाँ पे मुस्लिम भी एक है, सिख भी एक है, ईसाई भी एक है। यहाँ पे हमारे बाप दादाओं, चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे किसी भी वर्ग का रहा, उसने देश की आजादी के लिए काम किया है। ठीक है। इनके यहाँ से किसने किया हुआ है? ये वो भारत नहीं है कि जो बैठ करके अंग्रेजों का पत्र लिख करके माफी मांगता। नहीं, अब अभिषेक साहब ठीक है, इतिहास हम नहीं जाते ना, एसआईआर में बात कर लेते हैं। बहुत भटका हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि एसआईआर पर जो आज से लागू हो गया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब क्या तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 निर्देश दिए जिसका पालन चुनाव आयोग कर रहा है, उसके बाद भी कहीं कोई पॉइंट रह गया क्या? करके बैठे हैं क्या ये? नहीं, या तो ये आपके चैनल पे आज कह दे कि सिर्फ हम हिंदुओं की बात करेंगे, मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, सिख की बात नहीं करेंगे, ईसाई की बात नहीं करेंगे, या तो ये बात आपके चैनल से ये कह दे और उनके साथ आप भी मानिए। या तो आप अभी आपने कहा कि नस पकड़ ली है, कौन से एक एंकर ये कहेगा कि आपने नस पकड़ ली है? नहीं तो आप अभिषेक बाजपेयी साहब, आप हिंदुओं को देश में ला करके बसाने पर आप आपत्ति जता रहे हैं, उस पर सिंह साहब सवाल खड़े कर रहे हैं। हर एक वर्ग को ला करके बसाने की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि हिंदुओं को बसाना चाहते हैं और घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं, तो क्या जो बाहरी है उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए? जो हमारे देश के नागरिक ने, क्या उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए? एक छोटी सी
छोटी सी बात सुन लीजिए, छोटी सी बात सुन लीजिए जी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चल रही थी तो कितने घुसपैठियों को खोज करके नहीं तो हिंदुओं को बसाने की बात कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा क्या? सिंह साहब जल्दी जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जल्दी से सिंह साहब। नहीं देखिए, अभिषेक जी ने जो कहा वही चरितार्थ है, वही सच्चाई है और वही उसी की ये लड़ाई है। अभिषेक जी ने अभी कहा कि हिंदुओं को लेकर बसाने की बात करते हैं। अब क्या कहें, पाकिस्तान से मुसलमानों को लेकर बता दें? हम हिंदुओं की बात न करें, हम बांग्लादेश से लेकर मुसलमानों को बताने की बात करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में शोषित है, निश्चित तौर पे उसको बताने और उसको सरल और उसको संरक्षित करने का कार्य करेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ, भैया वोट चोरी तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी नहीं है, इनको जरूर कुंदन जी बताइएगा। पहली बार स्वर्गीय जो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं वो वोट चोरी के नाम से बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। स्वर्गीय अजीत सिंह जी को कहा गया था कि आप जाइए और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाइए, वो वोटिंग होने ही नहीं दिए। जो वोटिंग में विश्वास ही नहीं करता है, 400 असलहे इकट्ठा करके बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, चौधरी देवीलाल जी, हम लोग तो पत्रकारिता में थे, चौधरी देवीलाल जी यहाँ पे आके पर्यवेक्षक थे। अब आप वोट चोरी ऐसा किए बंदूकों के बल पे कि भैया बीपी सिंह शरणागत हो गए और उन्होंने कहा नहीं मुलायम सिंह को बना दीजिए। दूसरी वोट चोरी किए जिसको जनता ने चुना था, भान मायावती जी को, वो भी मुख्यमंत्री हो जाए, उनके साथ तो गेस्ट हाउस जैसा कांड कर दिए। और तीसरा इटावा में सब लोग देखे हैं, 4, 5, 6 जिलों में न ब्लॉक प्रमुख का पर्चा मिलता है, न जिला पंचायत का मिलता है, न नगर पालिका अध्यक्ष, किसी का पर्चा नहीं मिलता है। वोट चोरी इसको की जाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति जो वोटर नहीं है, सिंह साहब जल्दी खत्म हो जाएगा प्लीज। नाम कटेगा कि नहीं कटेगा? उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं? ठीक है, पॉलिटिकल रिएक्शन अभी तक आपने देख लिया, न्यूट्रल रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद है, आनंद त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन साहब, इसकी शुरुआत हो गई, एसआईआर की शुरुआत हो गई, अब बाकी राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं जानना चाहता हूं, विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी सामने आ गए, इसके बाद भी कहीं पर विपक्ष को कुछ बच जाता है क्या कहने के लिए? कुंदन जी, बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट सहित समीक्षकों ने सरकार से यही पूछा, चुनाव आयोग से यही पूछा कि जब चुनाव के मुहाने पर राज्य खड़ा है तो इतनी जल्दी एसआईआर की क्या ज़रूरत है? अब उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में एसआईआर हो रहा है, चुनाव बहुत दूर है, तो सवाल यह है कि अब एसआईआर पे विरोध क्यों? बिहार में चूंकि बिहार चुनाव के मुहाने पर था, जल्दीबाजी में होता, गलती की संभावना थी, अब तो पूरा समय है। तो बात यह है कि विपक्ष एक नैरेटिव बनाने के चक्कर में तमाम राज्यों में पड़ा हुआ है कि उसकी हार हो रही है। तो हार क्यों हो रही है? तो हमारी हार चुनाव आयोग की वजह से हो रही है। बिहार में जब ड्राफ्ट एसआईआर आया तो सारे दलों ने विरोध किया, लेकिन जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट उसका आ गया, फाइनल रिपोर्ट आ गई, सारे विरोध के स्वर खत्म हो गए। एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं लखनऊ में रहता हूं। हमारे लखनऊ शहर में कुछ क्षेत्रों में मोहनलालगंज लोकसभा भी लगती है। हमारा खुद का वोट पहले मोहनलालगंज में था, अब लखनऊ में आ गया है। अब आप बताइए कि हमारा नाम अगर एक जगह से नहीं कटेगा तो हमारा वोट 2 जगह नहीं रहेगा। तो ये तो एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ये होनी ही चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि शायद इसको मुद्दा बना के चुनाव आयोग को घेरेंगे और उनकी जो हार होती है वो चुनाव आयोग के पीछे छुपेंगे इसी के माध्यम से। जी ठीक है, आनंद त्रिपाठी, आपको क्या लगता है आखिरकार विपक्ष बवाल क्यों कर रहा है? ठीक है, बिहार चुनाव से पहले जब एसआईआर लागू हुआ तो हमने देखा पूरा मानसून सत्र में विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। अब तो इन राज्यों में ठीक है थोड़ा वक्त है जहां पर प्रक्रिया चालू हुई है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी बहुत टाइम है, तो फिर क्यों ये आपत्ति और इस तरह के सवाल? देखिए कुंदन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एसआईआर जो है वो सतत प्रक्रिया है। बीच में क्या हुआ कि ये 2003 से लेकर के 2025 तक एसआईआर नहीं हुआ। मतदाता सूची का पुनरीक्षण बहुत ही आवश्यक है। समय समय पर नए वोटर्स आते हैं जो 18 ईयर की एज को आगे बढ़ जाते हैं, उनको मतदाता सूची में लेना होता है। प्लस कई सारी ऐसी गड़बड़ियां होती हैं, कई सारे मृतक होते हैं जिनका उससे नाम हटाना होता है, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही आदमी का 2 जगह नाम होता है या 3 जगह नाम होता है, तो उसको करेक्ट करके रेक्टिफाई करके केवल एक जगह उनका नाम बचे, तो इससे शुद्ध वोटर लिस्ट का निर्माण होता है।
अब ऐसे में अगर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी तो बोकस वोटर जो है उनकी संख्या बढ़ेगी और फिर बाद में फिर यही विपक्ष चिल्लाएगा कि बोकस वोटिंग के जरिए से जीत रहे हैं। तो ऐसा है कि ये प्रक्रिया बहुत आवश्यक है और होना भी बहुत जरूरी है। बस समझना ये है कि इसमें सबको सहयोग करना है। 6 चरण में होना है SIR को। प्रथम चरण अब स्टार्ट हो रहा है जिसमें आज से घर घर BLO BLA जाएंगे और वोटर नए वोटर्स और जो वोटर लिस्ट है उसको सही करेंगे। क्या विपक्ष के पास कार्यकर्ता बूथ लेवल पर नहीं है? क्या विपक्ष को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में जब फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद जो है एक फिर से जो है उसका समय रहेगा आपको आपत्ति दर्ज करने का? तो क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उस आपत्ति को आपने उस वोटर लिस्ट को देख पाए और आपके हिसाब से जो फर्जी उसमें है या जो गड़बड़ियां हैं उसको शुद्ध करने का आप एप्लीकेशन दे पाए? तो आपको कहाँ डर है ये समझना पड़ेगा। आप लगातार संवैधानिक संस्था के ऊपर अगर आप उंगली उठा रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, सरकार आप भी सरकार में होते हैं तो कांग्रेस के समय में भी SIR हुआ 7 बार 8 बार हुआ। तो ऐसे में क्या कांग्रेस ने सब फर्जी किया था? तो इस बात को समझना पड़ेगा। किसी संस्था के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है और आखिर क्यों हो रही है। आपको ये आपके लिए हितकारी है तो आप उसको सहयोग करिए। जब आपको फाइनल लिस्ट आ जाती है उसमें अगर आपको कहीं गड़बड़ी लगती है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कराइए बाकायदे और जो शुद्ध वोटर लिस्ट है उसका निर्माण कराने में सहयोग करिए। ठीक है, शुद्धता बेहद जरूरी है। अभिषेक वाजपेयी साहब, मैं जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब यह भी कह दिया कि एक कॉलम रहेगा जिसमें 3 वजह आपको बतानी पड़ेगी। अगर कोई सर्टिफाइड नहीं है, कोई व्यक्ति जो उसका मतदाता पहचान पत्र से मिलान नहीं खा रहा है, तो मृत्यु है, विस्थापन है या फिर डुप्लीकेट है। अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया, अब वजह बतानी पड़ेगी कि अगर कोई फला व्यक्ति का नाम काटा गया तो उसके पीछे वजह क्या है, वो वजह ले जाइए सामने और वो नाम जुड़ जाएगा फिर क्या आपत्ति है? ने बोला कि विपक्ष के पास कार्यकर्ता नहीं है, विपक्ष के पास विश्वास नहीं है, विपक्ष के पास हमेशा ये बातें कहते रहते हैं। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने इस बात को बोला था, वोट चोरी की बात वो करने लगे। 2 चीजें सिर्फ कहूंगा, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बोलते हुए। हम सब ने देखा था कि जिस समय MP में कांग्रेस को मैंडेट मिला था तो कैसे कोविड काल में अपनी सरकार बनाने के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था, एक बात। और महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। दूसरी बात, जैसा कि हमारे भाई ने अभी कहा कि विपक्ष के पास कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को आप अभी कम आंक रहे हैं उत्तर प्रदेश में और आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी कम आंक रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ मैसेज दिया हुआ है और कार्यकर्ता अपने BLO लेवल से लेकर के बूथ से लेकर के और हर वार्डों से लेकर के बिल्कुल कमर कस के आगे बढ़ चुके हैं। हमें डर नहीं है। बल्कि आपको सोचना चाहिए था, आपको बल्कि इस बात को सोचना चाहिए था कि आखिर इतने लालचन लग क्यों रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था, संपूर्ण जनता को बताना चाहिए था। और जब वोट चोरी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव में हम सब लोगों ने देखा कि कैसे आपने काम किया और किस तरीके से काम किया। अगर आपके अंदर इतना ही साफ सुथरा आपका स्टैंड था तो आपको बताना चाहिए था। ये लांछन लगता क्यों है, इसीलिए मैं बता रहा था कि एक रोग हो गया, विपक्ष को एक रोग हो गया है। G20 होगा तो कहेंगे ये तो भारतीय जनता पार्टी फायदे के लिए कर रही है, 3 तलाक पे कानून आएगा तो कहेंगे ये तो भारतीय जनता पार्टी फायदे के लिए कर रही है, जब कोई ऐसी न्यायिक व्यवस्था होगी तो कहेंगे तो जो है भारतीय जनता पार्टी फायदे के लिए कर रही है, PA ले आइए, NRC ले आइए, कहेंगे तो नागरिकता ही चली जाएगी, किसी की नागरिकता गई क्या? विपक्ष को शोर मचाने की आदत पड़ गई है। मैं लास्ट सवाल इनसे पूछता हूँ भाई, 65 लाख लोगों का नाम काटा गया था, बहुत सारे लोगों का आपने प्रूफ दिया, नाम जोड़ दिया, 46 लाख मतदाताओं के नाम आज भी कटे हुए, 46 लाख मतदाताओं के नाम कटे हुए। क्या वो नहीं कटना चाहिए क्या? जिनकी मृत्यु हो गई है या जो मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में, कलकत्ता में काम कर रहे थे और बिहार में भी वोटर लिस्ट थी, वहां भी थी, ये कटना चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर कटना चाहिए तो उसका नाम SIR के जगह पे समाजवादी पार्टी रख लीजिए, SIR के जगह पे कांग्रेस पार्टी रख लीजिए, कोई भी नाम रख लीजिए। एक नाम ऐसा होना चाहिए ना कि उसमें किस तरह से परीक्षण के बाद जो सही है वो सही है, गलत है तो गलत। अब सही को सही न कहें, गलत को गलत न कहें, ऐसी व्यवस्था तो समाजवादी पार्टी की। अभिषेक साहब कहिए। सही को सही ना कहें, गलत को गलत ना कहें, बिल्कुल ठीक बात है।
चुनाव के समय नोट बांटे तो चुनाव मैंने तो अभी पूछा, आप बता ही नहीं पाए। 46 लाख लोग, अभी भी 65 लाख लोगों में 46 लाख लोगों का कोई प्रूफ नहीं मिला। क्या वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्या वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? अगर हट गया, मैं तब कह रहा हूं भारत की विधिक व्यवस्था ऐसी है, कुंदन जी की किसी के पास भी अभूतपूर्व पावर नहीं है जो कुछ भी कर दे। आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आधार दिए होते, कोई भी डॉक्यूमेंट दिए होते, ये राम है, रहीम है, मोहन है, सोहन है, मंटू। अंशु अवस्थी साहब, ठीक है, अंशु अवस्थी साहब, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन में एक चीज जानना चाहता हूँ। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं एसआईआर को लेकर के? आप लोगों को बहुत डाउट था, आप लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया, पूरा विपक्ष ने, अब सारे डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए? देखिए, जब से राहुल गांधी जी ने इन तथ्यों को देश के सामने रखा है, राहुल गांधी, तो निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे देश में लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। और आप देखिएगा बिहार में लगातार महागठबंधन के पक्ष में माहौल बन रहा है दिन पर दिन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर घिर गई है। हम चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं तथ्यों के साथ, और उनके प्रवक्ता बनकर कौन खड़ा होता है? बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग प्रवक्ता बनकर चुनाव आयोग का पक्ष रखना शुरू करते हैं। भाई आप कौन होते हैं? अगर हम चुनाव आयोग के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप कौन होते हैं? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, सुपर संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आप कुछ दे नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं। आप सीधे सीधे कह दीजिए ना कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। इतना मेहनत करने के बजाय आप कह दीजिए कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी तो हर बात से झूठ बोलेंगे। जब देश के राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तब झूठ बोलेंगे, जब G20 होगा तब झूठ बोलेंगे, जब CA आएगा तब झूठ बोलेंगे, जब देश में आम चुनाव होने की बात होगी तब झूठ बोलेंगे, जब 3 तलाक पे कानून आएगा तब झूठ बोलेंगे, जब 370 जैसी धारा समाप्त होगी तब झूठ बोलेंगे। अब जनता वोट चोरी चलने नहीं देगी। झूठ बोलने की मशीन है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज तो देश की जनता भी जान गई ना कि राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट राजीव रंजन साहब, आखिरी कमेंट इस पूरे डिबेट पर, आखिरकार एसआईआर को लेकर के कब विश्वास पैदा होगा? देखिए, अंशु अवस्थी जी की बात से ऐसा लगता है कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक इन लोगों का मन नहीं क्लियर होगा। सवाल ये है कि एक ये प्रक्रिया है, बार बार पुनरीक्षण होना जरूरी है, कितने लोग आए कितने लोग गए, जैसा कि हमारे साथी ने बताया। अगर इसकी समय समय से समीक्षा नहीं होगी तो चुनाव कैसे होंगे? तो निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि राहुल जी प्रधानमंत्री जब तक न बन जाते हैं इसका तब तक विरोध करो। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एसआईआर बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इस एसआईआर के पीछे भी कुछ हिडन एजेंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के।